नमस्कार। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है समास। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास के भेद, समास के उदाहरण, आज चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और साथ में पद क्या है, शब्द क्या है और समास निर्माण कैसे होता है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। मैं अखिलेश तिवारी प्रस्तुत कर रहा हूँ समास को। तो आइए पढ़ते हैं समास। समास शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु, अस धातु, सम उपसर्ग लगा हुआ है और अस धातु लगी। संस्कृत की अस धातु में सम उपसर्ग लग के बन जाता है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठाना। क्या होता है? पास बैठाना। ठीक। तो समास में क्या होता है कि दो शब्दों को, दो स्वतंत्र शब्दों को पास लाके, नज़दीक लाके, उनको जोड़ के जो नया शब्द, नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है वही समास कहलाता है। तो जिसको पास बैठाने क्या मतलब हुआ? दो शब्दों को पास पास करना, नज़दीक नज़दीक करना ही समास है। ठीक। तो समास में एक आता है कि पद, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यह दो शब्द हैं सम और अस, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पूर्व पद और इसको कहेंगे उत्तर पद। पद क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। शब्द जब वाक्य के साथ प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। जैसे एक शब्द है राम और एक शब्द है किताब। राम भी शब्द हो गया और किताब भी शब्द हो गया। अब देखिए हम एक वाक्य बनाते हैं, राम किताब पढ़ता है। अब देखिए ऊपर था राम और किताब, दो शब्द थे। इन शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। वाक्य हमारा बन गया राम किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर राम और किताब जो यहाँ पे शब्द थे, अब यहाँ पे क्या हो गए? पद हो गए। जब वाक्य में प्रयोग कर दिए गए तो क्या हो गए? पद हो गए। तो इसी को कहते हैं पद। आइए हम अपने विषय पर आते हैं। हमको आज पढ़ना है समास। तो समास को हमने पढ़ा सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु मिलके समास बना है। समास की डिफिनीशन होती है कि दो स्वतंत्र शब्दों को, दो स्वतंत्र अर्थ रखने वाले शब्दों को मिलाकर बनाए गए एक स्वतंत्र अर्थ रखने वाले शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों को मिला के बनाया गया एक नया स्वतंत्र शब्द समास कहलाता है। इसको हम सामान्य ढंग से कह सकते हैं, दो शब्दों के मेल से बने नए संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। समास का एक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब संक्षिप्त कर देना, किसी चीज़ को संक्षिप्त कर देना ही समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, स्नान के लिए घर। ठीक। इसमें दो से अधिक शब्द हैं। ठीक। तो इनका जब हम संक्षेपीकरण करेंगे, इनका समास कराएंगे तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। क्या होगा? स्नान घर हो गया। स्नान घर, इसी को कहते हैं समास। यह तो हो गई समास की परिभाषा और समास कैसे कराते हैं, समास कैसे होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल था स्नान घर। ठीक। यह शब्द जो है समास होके बनाया गया शब्द है, इसमें समास हुआ है। अब इसको अलग कैसे करेंगे हम? अलग करने के लिए क्या हो जाएगा? स्नान के
लिए, स्नान के लिए घर। अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको अलग करने के लिए, ठीक है। और इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलाते हैं तो उनको कहते हैं समास, ठीक। और जब उन शब्दों को हम पुनः पुरानी अवस्था में करते हैं, अलग अलग कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। और समास विग्रह करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इतना हमको पता हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यह समास के मुख्य 4 भेद हैं। और इसमें तत्पुरुष समास जो होता है इसके 2 भेद और मिलते हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विग समास। ये दोनों समास जो हैं यह तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आते हैं। और कहीं कहीं पर यह बताया जाता है कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन समास के मुख्य रूप से यही 4 भेद होते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और इसके साथ जो अन्य 2 भेद मिलते हैं वे तत्पुरुष समास के ही अंग है, उनके ही भेद हैं, ठीक। तो समास के 4 भेद होते हैं। तो आइए हम इन चारों भेदों को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती पूरे समास में। इसका पूर्व पद अव्यय होगा और अव्यय पद की ही प्रधानता होगी, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन में हम कह सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और सारे समास में उसी की प्रधानता होती है, अर्थात पूर्व पद उसका प्रधान होता है, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। या इस तरह कह सकते हैं, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, ठीक, प्रतिदिन, इसमें प्रति शब्द अव्यय है और इसी अव्यय शब्द की यहाँ पे प्रधानता है। अब प्रति शब्द जब दिन के साथ जुड़ गया तो यह पूरा जो है अव्यय हो गया, प्रतिदिन शब्द मिलके अव्यय हो गया, ठीक। अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय आप हमारे चैनल में जाइए और पीछे के वीडियोज़ में देखिए तो उसमें आपको अव्यय मिलेगा। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय न हो, जिसका क्षरण न हो या जिसका नाश न हो, जो अविकारी हो, जिसमें कोई विकार न पैदा हो। तो प्रतिदिन ऐसा शब्द है कि इसका प्रयोग चाहे जिसके साथ करो, चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करो, चाहे एक वचन के साथ प्रयोग करो, चाहे बहुवचन के साथ प्रयोग करो, इसमें कोई विकार नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको अव्यय कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, प्रति जो है यह पूर्व पद हो गया और दिन जो है यह उत्तर पद हो गया, ठीक। एक उदाहरण और देखिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा इसमें जो है यह अव्यय है और इस अव्यय की यहाँ पे प्रधानता है और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यह जो है पूर्व पद हो गया और यह जो है उत्तर पद हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है इस पद की, पूर्व पद की प्रधानता है। तो हमने क्या सीखा अव्ययीभाव समास में, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान था। अब तत्पुरुष समास में जिस समास का पूर्व पद जो है विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। अर्थात इस समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान था, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, राजपुत्र। अब देखिए, यह
पुत्र जो है यह प्रधान है, यहाँ पे पुत्र की प्रधानता है। प्रधान रूप से पुत्र के विषय में बताया गया है कि पुत्र कैसा है, राजपुत्र, राजा का पुत्र है। ठीक है, तो पहला शब्द जो है विशेषण है जो पुत्र की विशेषता बतला रहा है कि पुत्र कैसा है, पुत्र की विशेषता क्या है कि वह राजा का पुत्र है। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए, घुड़दौड़। घुड़दौड़, इसका विग्रह किए हो गया घोड़ों की दौड़। अब देखिए यहाँ प्रधान है दौड़, ठीक है, दौड़ हो रही है, दौड़ की विशेषता क्या है कि वह घुड़दौड़ है, घोड़ों की दौड़ है। ठीक, तो उत्तर पद जो हो गया वह प्रधान हो गया और पूर्व पद जो हो गया वह विशेषण हो गया, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम तत्पुरुष समास के दोनों भेदों को भी पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास हमने पढ़ा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष होता है। तो वही चीज़ें यहाँ भी होंगी कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष का संबंध हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है या तो उपमेय उपमान का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जैसे नील कमल, नील कमल। अब देखिए दूसरा हो गया कमल, पहला हो गया नील। ठीक, कमल और नील, कमल कैसा है, नील है, नील मतलब नीला है। कमल की विशेषता क्या है, यह विशेषता हो गया विशेषण, विशेषण हो गया। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेष कहते हैं। कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक, तब हमने अभी परिभाषा में बताया कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है या वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो नील कमल, नील जो हो गया यह कमल की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह विशेषण हो गया। और चूंकि कमल की विशेषता बता रहा है इसलिए कमल जो है विशेष हो गया। तो दोनों में विशेषण विशेष का संबंध हो गया, इसलिए यह जो है नील कमल यह क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, उपमेय उपमान का संबंध इसमें रहेगा। देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। अब उपमेय उपमान हमने पीछे पढ़ा है कि जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय होता है और जिससे उपमा दी जाए तो वह उपमान होता है। चंद्रमुखी, यहाँ पे मुख की उपमा दी गई है, तो मुख की उपमा दी गई है, क्या हो गया, यह उपमेय हो गया। और किससे उपमा दी गई है, चंद्रमा से दी गई है, चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पे उपमान हो गया। हमने इसकी डिफिनीशन बताया था कि जहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध होता है जिस समास में, वह समास कर्मधारय समास होता है। इसलिए चंद्रमुखी जो है क्या है, कर्मधारय समास। चलिए हम इसका अगला भाग देखते हैं, द्विग समास। द्विग समास क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। पूर्व पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद संज्ञा होगा और पूरा समास संख्या का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं द्विग समास। इस समास में जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची विशेषण के रूप में भी काम करता है, संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका लीजिए, पंचवटी। वट का मतलब होता है वृक्ष, पंच मतलब पांच, पांच वृक्षों का समूह, यह वट हो गया, वृक्ष हो गया। और यह जो है पंच मतलब पांच, वृक्षों की विशेषता क्या है कि वह
5 हैं, विशेषण विशेष। ठीक, तो विशेषण विशेष का संबंध यहाँ है। पंच जो है यह 5 वटी मतलब वट, वृक्षों की विशेषता बतला रहा है, संख्यावाची विशेषण है। तो जहाँ जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वह समास द्विगु समास होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तत्पुरुष समास हो गया हमारा, बेभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास के दोनों भेद हो गए। अब अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों की प्रधानता होगी। अभी तक पीछे समास में क्या पढ़े? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, लेकिन द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसकी विशेषता यह होती है कि दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है, और शब्द छिपा रहता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता हो गया, इसका विग्रह होगा माता और पिता। ठीक, तो विग्रह में जो और शब्द है, और शब्द यहाँ पे विलुप्त हो जाता है, इसका लोप हो जाता है और शब्द की जगह एक योजक चिन्ह जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जितनी प्रधानता पूर्व पद की है उतनी ही प्रधानता उत्तर पद की है, दोनों पद समान रूप से प्रधान हैं। ठीक, तो यह हो गया हमारा द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास क्या था? उसका उत्तर पद प्रधान था, चाहे वह तत्पुरुष समास हो चाहे तत्पुरुष समास के का भेद जो है कर्मधारय समास हो या द्विगु समास हो, उसके उत्तर पद प्रधान होते थे। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे इसका और उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो गया राजा रानी, अन्न जल, पति पत्नी, आग पानी, इस तरह के जो शब्द हैं इन सभी शब्दों में द्वंद्व समास है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं आखिरी और अंतिम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पे बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर, पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद, किसी और पद की विशेषता का काम करते हैं, उसका विशेषण बन जाते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं। जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन का विग्रह जब हम करेंगे तो विग्रह हो जाएगा दश आनन है जिसके वह, अर्थात रावण। रावण की विशेषता क्या है कि उसके 10 आनन है, 10 मुख हैं। तो 10 और आनन दोनों पद मिलके किसी तीसरे दशानन की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण बन गए उसका। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जब दोनों पद आपस में मिलके किसी और पद की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, चक्रधर। अब इसका विग्रह हम करेंगे, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। तो अब देखिए चक्र और धर, ठीक, दो पद हैं, पहला चक्र है दूसरा है धर। दोनों पद मिलके किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। किसी अन्य किसकी विशेषता बता रहे हैं? चक्रधर की। चक्रधर किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान कहा जाता है। दोनों पद मिलके विष्णु भगवान की विशेषता बता रहे हैं या चक्रधर की विशेषता बता रहे हैं या चक्रधर के लिए विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे क्या है? बहुब्रीहि समास है।
जहाँ दोनों पद आपस में मिलेंगे और किसी अन्य पद की विशेषता बताएंगे, वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो समास का आज का हमारा यह पोर्शन समाप्त हुआ। तो इसमें हमने पढ़ा समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास बना कैसे है, समास का मतलब क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, उन भेदों को हमने उदाहरण के साथ पढ़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि संधि भी शब्द का निर्माण करता है और समास भी निर्माण करता है। दोनों का कार्य जो है शब्दों का निर्माण करना है, संधि का भी और समास का भी। तो संधि और समास में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए हम आपको बताते हैं संधि में और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है कि संधि जो है वह वर्णों में होती है, जबकि समास जो है वह शब्दों में होता है। समास शब्दों का किया जाता है और संधि जो है वह वर्णों की जाती है। संधि के जुड़े हुए वर्णों को पुनः अलग अलग करना उसको संधि विच्छेद कहा जाता है, जबकि समास में समास किए हुए शब्द को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लाने को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो यह दो मुख्य अंतर थे इसके, क्या थे कि संधि जो होती है वह वर्णों में होती है, समास जो होता है वह शब्दों में होता है। संधि किए हुए वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं और समास किए हुए शब्दों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर हम एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू।